हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। आज हम करेंगे टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूव का वो जो टॉपिक था, थर्ड टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले दो टॉपिक की पिछली कुछ वीडियोस की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। मतलब अलग अलग इसमें जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, जैसे उन वो कैसे पार्टिसिपेट किया ये समझेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब उनका स्वराज का मतलब क्या था जैसे, और उनके आइडियल्स क्या थे। चलिए इसमें हम पढ़ेंगे रिच पीजेंट्स के बारे में, फिर आगे पुअर पीजेंट्स के बारे में, और फिर बिजनेस क्लास जिसमें मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स आते हैं, फिर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, ये वर्किंग क्लास जो इनके अंदर काम करते थे बिजनेस क्लास के अंदर, और हमारा इसमें लास्ट टॉपिक होगा वुमेन के बारे में उनका स्वराज का मतलब क्या था। फिर हमारा ये ख़त्म होगा, फिर हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और हमारा ये आज की वीडियो यहीं तक करेंगे। तो पहला टॉपिक है रिच पीजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो पाटीदार्स थे और पाटीदार्स गुजरात के और जाट्स उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक्टिव थे इस मूवमेंट में। रिच पीजेंट्स के अंदर जो आते थे पाटीदार्स गुजरात के और जाट्स उत्तर प्रदेश के, ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स कमर्शियल क्रॉप्स के वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हिट हुए थे। ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस, जो प्राइजेस थे वो फॉल कर रहे थे, तो उनको बहुत ही मुनाफा कम हो रहा था। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। क्योंकि उनका इनकम कम हो रही थी तो वो दे नहीं पा रहे थे, वो इम्पॉसिबल हो रहे थे गवर्नमेंट की रेवेन्यू पे करने से, ठीक है। तो मतलब उनको स्वराज का मतलब ये होगा कि उनकी रेवेन्यू माफ़ की जाए, समझ गए। चलिए फिर जैसे गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं वो नहीं करेंगे, रिड्यूस रेवेन्यू या मना नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट हो गया। रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी, गुस्सा हो गए वो। फिर वो रिच पीजेंट्स एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स बन गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, ठीक है। और उन्होंने कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज करने लग गए, एंड दैट टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स। और उस समय वो फोर्स कर रहे थे जो मेंबर्स अवॉइड कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ना, उनको पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे बॉयकॉट प्रोग्राम्स में। फिर उनका मतलब जो स्वराज का मतलब था वो स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज पे था। लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे मूवमेंट के ख़त्म होने पे, क्योंकि जब वो मूवमेंट 1931 में ख़त्म हो गया था और उनके रेवेन्यूज रेट्स भी रिवाइज नहीं हुए थे, मतलब फिर से देखा नहीं गया था उन पे। जब वो मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ था 1932 में, एक साल के अंदर अंदर रीस्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पहले उनको कुछ फ़ायदा हुआ तो उनको लगा बाद में भी नहीं होगा, तो नहीं किया उन्होंने पार्टिसिपेट। अब पढ़ेंगे पुअरर पीजेंट्री के बारे में। वो वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनकी रेवेन्यू डिमांड कम हुई, क्योंकि वो तो चाहे बड़े चाहे कम हुए वो रेवेन्यू पे कर ही नहीं सकते थे, चाहे रेवेन्यू हाई होए चाहे लो। इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं।
और बहुत सारे स्मॉल टीनेंट्स थे जो कल्टीवेट करते लैंड के। उन्होंने ये कहा कि रेंट जो लैंडलॉर्ड से मिल रहे हैं वो माफ़ की जाए, मतलब उनका स्वराज का मतलब रेंट से हो कि मतलब उनको रेंट ना देना पड़े, ये था। जैसे ही डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ, कैश इनकम्स डिविंडल मतलब रिड्यूस्ड हुए। द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे द रेंट। जैसे डिप्रेशन जो 1929 में चला था, जो कि यूएस की शेयर मार्केट जो हो गई थी, क्रैश हो गई थी, तब 1929 में हुआ था। तब जो चल रहा था वो डिप्रेशन, उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हुए चल रहा था। सबसे बड़ी जो शेयर मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी ना, इसलिए तो स्मॉल टीनेंट्स अपना पे डिफ़िकल्ट हो रहा था उनको रेंट पे करना। वो चाहते थे कि उनका वो रेंट ना पे करे और उनका जो रेंट है वो रेमिटेड हो जाए। रेमिटेड मतलब माफ़ हो जाए। उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स पे में ज्वाइन किया, से जुड़ गए, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट से लेड हो रहे थे। अब apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rents campaigns in most places. अब क्योंकि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे और अपना वो जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हट जाएंगे अगर क्योंकि अगर रेंट रिड्यूस कर दिया, मना कर दिया वो जो चल रहा था ना, इसलिए जो पुअर पीजेंट्स का चल रहा था कि वो जुड़ जाएंगे स्वराज में, जुड़ जाएंगे उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो उनको क्या हो जाएगा कि वो उनको बच जाएंगे वो रेंट से। तो उन्होंने ना कांग्रेस ना नो रेंट्स कैंपिंग को ना नई सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का जो रेंट से पैसा आता था वो कम हो जाएगा, मतलब या तो ना के बराबर कम हो जाएगा। इसलिए पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स अपना सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हटा लेंगे। तो इसी वजह से कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी नो रेंट कैंपिंग मूवमेंट्स में। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो रिलेशनशिप पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस में कभी बना नहीं इतना अच्छा। अब पढ़ेंगे हम बिजनेस क्लास के बारे में। During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and became powerful. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब इंडिया के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियल्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाया था और वो बहुत पावरफुल बन गए थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बना के उनको बेच रहे थे, तो उनको बहुत ही अच्छा दाम में मिल रहा था। ठीक है, तो आगे हैं keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies and restricted business activities. अब वो चाहते थे कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने बनाई हैं उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे वो हट जाए कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल और वो और भी ज़्यादा पैसे कमा पाए। वो प्रोटेक्शन चाहते थे इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स के से और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज इन रेशियो से दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। वो प्रोटेक्ट चाहते थे कि इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स बंद हो जाए, कि उनका माल बिके थोड़ा, और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डिस्करेज होता है, मतलब हट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि स्टर्लिंग है उसका मतलब क्या है। जो स्टर्लिंग है ये जैसे अभी पाउंड्स हैं ब्रिटिश इंग्लैंड की, तो अब उस टाइम स्टर्लिंग होती थी। ठीक है, इसको इतना ध्यान मत देना, बस याद कर लेना, ये आप 11th 12th में सीखोगे आगे।
To organize business interests, they formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industrial FICI in 1927. FICI की फुल फॉर्म दे रखी है फेडरलिज्म ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब की बिजनेस वगैरह को बढ़ जाए, उन्होंने दो इंस्टीट्यूशंस ओपन की थी बिजनेस वर्ल्ड सब ने मिला के, ठीक है। और वो क्या थी, एक तो थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में खुली थी, और एक फिसी जो कि 1927 में खुली थी। ये दो जो थी वो लेड हुई थी, मतलब वो लीडरशिप थी अंडर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एक ही आदमी एंड J.D. बिरला एक ये दूसरा आदमी। ये जो बिरला सीमेंट सुनते हैं ना, उसका ये पोता वगैरह कुछ है J.D. बिरला का, एक ही फैमिली मतलब। द इंडस्ट्रियलिस्ट्स attacked the colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. उन्होंने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प की थी, मतलब पैसे वगैरह दिए थे, और अपना गुड्स बाहर वालों को बेचना और उनका गुड्स लेना उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, ये मना कर दिया था। बहुत सारे बिजनेसमैन ने स्वराज को समझा था कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस जो बिज़नेस पे है वो ख़त्म हो जाए और बिना कोई प्रॉब्लम के उनका वो बिज़नेस वगैरह अच्छा चलता रहे। लेकिन जैसे फेलियर हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतने ज़्यादा उत्साही नहीं थे। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी, वो गए थे ना महात्मा गांधी लंदन में, they were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as the growing influence of socialism among young members of the Congress. इस लाइन का कुछ फ़ायदा है नहीं, ये वाली रीड मत करना वरना पेपर में कुछ आएगा नहीं इससे, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे वो उन्होंने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन जो नागपुर जैसे रीजन था वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आए थे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, जैसे इंडस्ट्रियल्स आए थे क्लोजर कांग्रेस के, वर्कर थोड़े दूर हो गए थे कांग्रेस से, अलूफ मतलब दूर, फार। But in despite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. फिर जो वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट थोड़ा किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कि जो और वो एडोप्ट थे, मतलब वो गांधीयन प्रोग्राम के साथ चल रहे थे। जैसे उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था और वो अपने मूवमेंट चल रहे थे कि लो वेजेस से उनकी थोड़े हाई वेजेस हो जाएं और उनके वर्किंग कंडीशंस थोड़े अच्छे हो जाएं। जैसे पुअर पीजेंट्स के में था कि कांग्रेस ने इतना किया नहीं था पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट की, कभी वो ना हो जाए, कभी क्या बोलते हैं उसे, कभी जो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे ना जो, उनसे कभी सपोर्ट ना चल जाए कि अगर वो पीजेंट्स के साथ हो जाए। वैसे ही यहाँ पे हुआ था
कि वो जो वर्किंग क्लास थे उनके साथ कांग्रेस हुई नहीं थी कि कभी बिजनेसमैन अपना सपोर्ट हटा लें। बस यही लिखा है इसमें। आगे चलते हैं वुमेन के बारे में। जैसे गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन उनको सुनते थे। जैसे वो दांडी मार्च पे गए थे ना, वहाँ सारी वुमेन सुनते थे उनके बारे में। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किया, मैन्युफैक्चर किया साल्ट को। और उन्होंने फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड सोप्स को बंद कर दिया। कुछ वुमेन्स को तो जेल में भी डाल दिया। जैसे अर्बन एरियाज़ में हाई कास्ट फैमिलीज़ वाले वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, और रूरल एरियाज़ में रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड जो पुअर वगैरह थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, वहाँ से वुमेन ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं आ रही थी। जैसे यहाँ से आती रिच पीजेंट्स के में से, और हाई कास्ट फैमिलीज़ में, लो कास्ट फैमिली से भी इतनी नहीं आती। गांधी स्कूल से सब ड्यूटी आ जाती थी, ड्यूटी वुमेन हो जाता था सारा। लेकिन फिर भी जो गांधी जी थे वो भी कभी कभी कन्विंस हो जाते थे कि वुमेन का ये ड्यूटी है कि वो घर पे रहें, लुक आफ्टर करे घर पे, मदर्स अच्छी बने और वाइफ्स भी अच्छी बन जाए। बस अब हम करेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। यहाँ पे हम अनटचेबल्स वगैरह की बात करेंगे, जैसे दलित्स वगैरह, मुस्लिम्स ऐसे वगैरह, जो कि अनटचेबल्स जो कि 1930s में दलित्स या ऑप्रेस्ड के नाम से भी जाने जाते थे। वो कांग्रेस थे, वो इग्नोर करते थे दलित्स को बहुत टाइम तक, क्योंकि वो सेंटनीस थे और हाई कास्ट हिंदूज से अपोजिट कुछ थे। क्योंकि वैसे कांग्रेस में भी ऐसे आते थे, इसका कुछ करना नहीं है, आगे आएगा मेन तो। जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया स्वराज अगले 100 ईयर्स तक नहीं आ सकती है। ये क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी को हटाया नहीं गया इंडिया से, तो वो अनटचेबल्स को क्या कहते थे, ये भी आ सकता है कि हरिजन कहते थे महात्मा गांधी, या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड भी कह सकते हैं हरिजन्स को। और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया कि वो अनटचेबल्स एंट्री कर पाए टेम्पल्स में, वो पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स को भी ले पाएँ, मतलब यूज़ कर पाएँ। महात्मा गांधी खुद टॉयलेट साफ़ करते थे, कि भांगी का वर्क करते, जैसे उनको स्वीपर्स किया जाता है, ठीक है। और परसुएड करते थे अपर कास्ट्स को, मतलब परसुएड मतलब मनाते थे अपर कास्ट्स को कि अपना चेंज करे अपना हर्ट स्वीपर्स के बारे में या अनटचेबिलिटी के बारे में, और अनटचेबिलिटी को ना माने, मतलब अनटचेबिलिटी को इंडिया से भगा दें, मतलब वो फॉलो ना कर पाएँ। और लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स कीन थे, चाहते थे कि डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी हों। जैसे BR अम्बेडकर ने भी कुछ किया था, आगे पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में, कि डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स जो कम्युनिटी में चल रही हैं। कोई जो एजुकेटेड थे वो चाहते थे कि रिजर्व सीट्स आए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए और सेपरेट इलेक्टोरेट हुए। लेकिन गांधी जी बहुत सारी चीज़ों के अपोजिट भी थे जो कि दलित चाहते थे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे बिलीव करते थे दलित्स की, उनको ये मिले, और चाहते कि प्रॉब्लम सॉल्व होएं सोशल डिसेबिलिटीज़ से। दलित ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ लिमिटेड टर्म्स में, जैसे महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में तो बहुत ही कम किया, क्योंकि वो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे दलित वगैरह उस जगह पे भी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? जैसे ये पूरा इंडिया है, इतना कुछ पार्ट दलित्स का है,
तो ये अपना लीडर भेजेंगे दलित का और बाकी का अपना भेजेंगे, बाकी जितने भी है वो अपना भेजेंगे। इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। लेकिन जो क्या उनका नाम लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो के जनरल इलेक्टोरेट हो, मतलब सारा एक अपना निकाले, सब अपना एक ही लीडर चूज करें और वो जाके बन पाए गवर्नमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऐसे वगैरह बन पाए। ये बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे भीमराव अंबेडकर थे, वो लीडर जैसे बनते थे हैं, वो दलित के थे। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई जो कि दलित्स की थी, जो क्लैश करती, मतलब महात्मा गांधी के अपोजिट कह सकते थे, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर से डिमांड नहीं की सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो पाए दलित्स में। फिर जब जैसे ब्रिटिश को गवर्नमेंट ने मान लिया अम्बेडकर की डिमांड, वैसे ही गांधी जी ने फास्ट रख दिया जब तक वो मरते नहीं। महात्मा गांधी ने फास्ट क्यों रखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हो गए तो दलित्स कभी भी वो बन नहीं पाएंगे, सोसाइटी में अपना अपना दर्जा ले नहीं पाएंगे। वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना होए, ये मैंने बताया कि वरना वो आ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर अम्बेडकर ने मान लिया गांधी जी की बात और पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 से ये रिज़ल्ट हो गया। डिप्रेस्ड क्लास जो कि अब शेड्यूल कास्ट से बोलते हैं, ने रिजर्व कर ली सीट्स अपने प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और जनरल इलेक्टोरेट होने लगे, भी मैंने बताया था ऊपर। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. तो यहाँ पे होने लग गया काम, दलित का मूवमेंट चलता रहा थोड़ा बहुत आगे, और एप्रीहेंसिव मतलब जो कि भयभीत होता है, ठीक है, जो कि कांग्रेस को कुछ काफ़ी भयभीत करता था कि नेशनल मूवमेंट को लेड करने में। इसका ये लाइन मत पढ़ना, ये वाली। अच्छा, इसके ऊपर का समझाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये याद करना है, खासकर पूना पैक्ट भी याद करना है, बहुत ही आ सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही उबलता हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं हम, जो आ ही सकते हैं पेपर में, बहुत बड़ा भी रखा है बोर्ड के पेपर में। अब यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने मान लिया था कि दलित्स के लिए रिजर्व हो जाएगी सीट्स प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसके बदले अम्बेडकर ने भी मान लिया था कि वोटिंग होएगी इंडिया में जनरल इलेक्टोरेट से, मतलब अलग काम नहीं होगा, मतलब वो नहीं होंगे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे दलित्स के। अब कुछ मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे कि वो भी बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पहली बार जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट हुआ था तब तो ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था मुस्लिम्स ने, लेकिन जब कांग्रेस ने बंद कर दिया तब मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस ने मुस्लिम्स को इसलिए रखा था अपने साथ कि मुस्लिम्स कुछ मदद आए हिंदूज़ की। From the mid-1920s, Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like हिंदू महासभा जो कांग्रेस के साथ काम करता था, ठीक है। आगे इसके बारे में बात होगी। कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा के साथ रिलेशनशिप बनाने लगी। जैसे ही हिंदूज़ और मुस्लिम्स के रिलेशनशिप में वर्सन रही, मतलब ख़राब होते गए, वैसे ही उनमें दूरियां बनती रही, ऐसे ही है। फिर उनके बीच में रियोट्स भी बनते रहे, ठीक है, मतलब रियोट्स मतलब उनके दोनों के बीच में दंगा वगैरह होने लग गया।
कम्युनल क्लासेस या रियोट्स दंगा ये सारा होने लग गया उनके बीच में। कम्युनल क्लासेस मतलब जो ग्रुप्स, दो ग्रुप्स, बड़े बड़े दो ग्रुप्स के बीच में क्लासेस होते हैं, उसे कहते हैं कम्युनल क्लासेस। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, ठीक है, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged। यहाँ पे forged मतलब है फेक, forged का मतलब है फेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग में दोनों में कुछ वो होने लग गए, दोनों में कुछ अलायंस बन गए, दोनों एक साथ हो गए, लेकिन वो भी यूनिटी ऐसी होएगी कि फेक होएगी, मतलब कभी भी वो लड़ सकते हैं आपस में। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर ये अलायंस बन भी गई, फ्यूचर में असेंबलीज़ में रिप्रेजेंटेशन किसकी ज़्यादा होएगी या किसकी कम हुई, ऐसा कुछ हो गया तो, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्यों एक नहीं हुई, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, जो फादर ऑफ नेशन है पाकिस्तान के, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured deserved seats in the Central Assembly and representation in the proportion to population in the Muslim dominated provinces Bengal and Punjab। इसमें लिखा है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लीडर है मुस्लिम लीग के, वो अगर गिव अप कर देंगे अपना डिमांड, मतलब हटा लेंगे अपने डिमांड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का, अगर मुस्लिम्स को रिज़र्व सीट मिल जाए सेंट्रल असम्बली में, और प्रॉपर जो वहाँ उस टाइम में बंगाल और पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे भी उनको अपना प्रोपोर्शन, जितने भी पीपल हैं वहाँ का, जो जितना भी पॉपुलेशन है मुस्लिम का, उतनी उनकी रिजर्व सीट्स हो जाएं, उनकी रिज़र्व सीट हो जाए। जैसे अभी दलित्स ने मांग की थी, वैसे मुस्लिम्स वगैरह ने भी कर दी। फिर जो MRJ का था, जो कि हिंदू महासभा का एक मेंबर था, उसने मना कर दिया कि वो रिज़र्व सीट नहीं देगा मुस्लिम्स को। तो मुस्लिम्स का जो होप था रिजॉल्विंग इशू की मुस्लिम्स और हिंदू एक हो सकते हैं, वो नहीं हुए फिर उसके बाद, क्योंकि MRJ कार ने जो हिंदू महासभा का मेंबर था, उसने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा रिज़र्व सीट्स सेंट्रल असेंबली या किसी में भी मुस्लिम्स को। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। उन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट और भेदभाव था। फिर उसके बाद बहुत सारे लीडर्स ने, मुस्लिम लीडर्स ने, और बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड मुस्लिम लीडर्स थे, एक तो मुस्लिम लीडर्स और जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, उन्होंने स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया इंडिया में, मतलब बहुत माइनॉरिटी थी ना, तो उन्होंने क्या कि अगर माइनॉरिटी है इंडिया में उनकी, तो उनकी ज़्यादा कुछ सुनी नहीं जाएगी, और कल्चर और आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा डोमिनेशंस में नहीं आ पाएंगे वो, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी होगी और डोमिनेंस हो जाएगी हिंदू मेजोरिटी की। मतलब यहाँ से यहाँ तक समझाते हैं। उनको डर लगा कि कल्चर, उनकी आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम की डूब जाएगी, मतलब उठ नहीं पाएगी, मतलब कुछ होगा नहीं उनका अगर हिंदू मेजोरिटी का डोमिनेशन हो जाए, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में थी और हिंदूज मेजोरिटी में, तो उनको लगा कि उनकी जो आइडेंटिटी और कल्चर है वो सबमर्ज हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, क्योंकि अगर उनका डोमिनेशन जो है हिंदू मेजोरिटी में, वो उनके नीचे डूब जाएगा, ठीक है। उनका कल्चर और आइडेंटिटी सबमर्ज हो जाएगी अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। ओके, तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक ख़त्म किया। अगले टॉपिक में हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती, एंड थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।